हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। एक्यूरेसी एंड एरर इन मेजरमेंट। देखो, एक कॉमन सी बात मैं करूँगा कि अपन किसी भी भौतिक राशि की वैल्यू को मेज़र करने की कोशिश करेंगे, मापने की कोशिश करेंगे ना, तो हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी अपन उसका यथार्थ और शुद्धतम मान कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता अपन को मिलती ही मिलती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। एक सिंपल सी बात है, जब भी अपन किसी भी भौतिक राशि के मेजरमेंट के लिए जाते हैं, मापन के लिए जाते हैं, तो उस भौतिक राशि के मापे गए मान में कुछ ना कुछ अनिश्चितता होती है, और इसे ही अनिश्चितता का सिद्धांत अपन कहते हैं। अब यदि अपन मापते हैं और शुद्धतम और यथार्थ मान अपन नहीं प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा शुद्ध मान में और मापे गए मान में, इस अंतर को ही अपन क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो एक जनरल सा डेफिनेशन कह सकते हैं एरर के लिए कि भौतिक राशि के वास्तविक मान, भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर। वास्तविक मान मतलब ट्रू वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू मापित मान का अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। और कंसेप्चुअली क्या रीजन्स होते हैं, किन रीजन्स की वजह से ये एरर जनरेट होती है, उसके हिसाब से अपन त्रुटियों को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ 3 प्रकार से इनको बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर है, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी यादृच्छिक त्रुटि है, जो रैंडमली जनरेट होती हैं, जिनका कारण भी अपन को ज्ञात नहीं होता है। और तीसरी है स्थूल त्रुटि, जिनको अपन ग्रॉस एरर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो एरर है ना, ये है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि की मतलब एक निश्चित दिशा के अंदर ये त्रुटियां जनरेट होती हैं। ठीक है, जैसे किसी एक दिशा में बात करें अपन, धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में, ये क्या होती हैं? प्रवृत्त होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। इनका कारण ज्ञात होता है, और इन कारण ज्ञात होने के कारण इन त्रुटियों को अपन कम से कम कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं। ये अपने पास एक ऑप्शन रहता है। ये त्रुटियां भी मोस्ट ऑफ 3 4 5 प्रकार की होती हैं। इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे यंत्रों के कारण त्रुटि, ये अपन जो इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं, उपकरण वगैरह अपन काम में लेते हैं, उन उपकरणों की जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, इनके निर्माण में जो एरर हो जाती है, उसकी वजह से उत्पन्न त्रुटि होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं इनको। यह उपकरण या यंत्र की संरचना के कारण, बनावट के कारण या निर्माण के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनके पैमानों में शून्यांकों की स्थिति सही तरीके से नहीं होती है, और सही तरीके से नहीं होने की वजह से यंत्रों के कारण उत्पन्न त्रुटि को अपन जहाँ पे शून्य कहाँ से मतलब मेज करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन वर्नियर के पैमाने की, तो वर्नियर पैमाने और मुख्य पैमाने की यदि 0 या शून्य पैमाना एक साथ नहीं होगा ना, अलग अलग होगा, एक साथ करने की कोशिश अपन कर सकते हैं। कहा है यही कि ऐसी त्रुटियों को अपन न्यूनतम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर भी की अपन बात करें, तो वर्नियर कैलिपर के अंदर जो वर्नियर पैमाना है और जो मुख्य पैमाना है, दोनों के शून्यांक या बिगनिंग जो या स्टार्टिंग जो मेजरमेंट होता है ना, वो यदि अलग अलग है, तो वहाँ पे इस तरह उत्पन्न त्रुटि को अपन क्या कहेंगे? शून्यांक की त्रुटि कहते हैं। सुग्राही और उच्च गुणवत्ता के उपकरणों का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? इस प्रकार की त्रुटि को क्या कर सकते हैं? कम से कम कर सकते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों में एक और इम्पोर्टेंट है व्यक्तिगत त्रुटि। ये अपने पर्सनल जो मेजरमेंट्स लेते हैं अपन, पर्सनल रीजंस की वजह से होता है। जैसे बात करें, प्रेक्षक जो प्रेक्षण ले रहा है उसकी कोई लापरवाही हो या उसकी अनुभवहीनता हो, तो अनुभवहीनता के कारण ये त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। या फिर यदि वो उपकरण को सही तरीके से समंजित नहीं कर पाता है, सही तरीके से जोड़ नहीं पाता है, या फिर सावधानी से पाठ्यांक नहीं लेता है, तो ये कारण हो सकते हैं व्यक्तिगत त्रुटि के। ठीक है, ऐसे पूर्णस्थता की कमी से भी त्रुटि हो सकती है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन,
वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी जिन्हें अपन दूर नहीं कर सकते हैं पूर्णस्थता की कमी या अपूर्णता त्रुटियां कहलाती हैं अपनी। ठीक है, जैसे अपन मेजरमेंट्स करते हैं, अपन किसी भी वस्तु का भार किसी द्रव्य के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अपन को पता है द्रव्य में उत्प्लावनता का प्रभाव रहता है, उत्प्लावकता का प्रभाव रहेगा द्रव्य के अंदर, लेकिन फिर भी द्रव्य के अंदर किसी वस्तु के भार का अपन क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो यहाँ पे त्रुटि आना स्वाभाविक है। ऐसे ही विकिरण उत्सर्जित हो रही है किसी भी स्रोत से, विकिरणों की हानि अपन को पता है कि लगातार विकिरण उत्सर्जित होने से विकिरणों की हानि हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अपन क्या करते हैं, उष्मा का मापन करते हैं। विकिरण हानि होने के बावजूद भी अपन उष्मा का क्या करते हैं, मापन करते हैं। ऐसे बाह्य कारकों के कारण भी कुछ एरर्स हो सकती हैं। बाह्य कारक क्या हो सकते हैं, जैसे वायुमंडलीय ताप है, दाब है, आर्द्रता है, इनमें परिवर्तन होने की वजह से अपनी वैल्यूज़ भी अलग अलग इवेलुएट हो सकती हैं। पाठ्यांक अपन जो भी लेंगे ना वो अलग अलग कैलकुलेट होंगे। तो बाह्य कारक जो भी है ना, इनको एलिमिनेट करने के लिए बाह्य कारकों के अनुरूप ही अपन क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग। इस तरीके से इन त्रुटियों को अपन कम कर सकते हैं। ऐसे ही एक और अपन डिस्कस करें, वो है नियत त्रुटि या कांस्टेंट त्रुटि। इन त्रुटियों के बारे में अपन क्या कहेंगे, अपन ने जितने प्रेक्षण लिए यदि उन सभी प्रेक्षणों में त्रुटि अपन को सेम प्राप्त हो रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नियत त्रुटि बोलेंगे, कांस्टेंट एरर। भाई अपन ने 2 प्रेक्षण लिए, 5 प्रेक्षण लिए, 10 प्रेक्षण लिए, 15 प्रेक्षण लिए, सभी प्रेक्षणों में अपन को यदि एरर क्या प्राप्त हो रही है, कांस्टेंट प्राप्त हो रही है, नियत एरर प्राप्त हो रही है, हर बार एक ही एरर प्राप्त हो रही है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, नियत त्रुटि कह सकते हो। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ एरर अपन ने देखा था रैंडम एरर्स, जिसको अपन ने यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटियां भी कहा था। इन त्रुटियों की जो विशेषता ये है कि इन त्रुटियों के उत्पन्न होने का कारण अपन को ज्ञात नहीं होता है। क्या कारण है, वो कारण अपन को पता ही नहीं होता है। तो कारण नहीं पता है, इस कारण से इन त्रुटियों को पूर्णतया कम करना भी संभव नहीं हो पाता है। किस कारण से त्रुटि उत्पन्न होती है अपन को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इनको बाई चांस एरर भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि ये आकस्मिक जनरेट होती हैं, अचानक से जनरेट होती हैं। ठीक है, अब ऐसे प्रेक्षणों में त्रुटियों को अपन कम कैसे कर सकते हैं, अपन जितने ज़्यादा प्रेक्षण लेंगे उतनी ही, जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितने ज़्यादा होंगे अपने, उनका औसत मान निकालेंगे तो ये त्रुटि उतनी ही कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो यदि अपन प्रेक्षणों की संख्या को n गुना बढ़ा दें तो इस त्रुटि का मान क्या हो जाएगा, 1/n गुना कम हो जाएगा। अपन को जैसे मेजरमेंट्स के लिए दे रखा है, तो मेजरमेंट्स में अपन ने क्या किया कि किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए अपन ने मेजरमेंट लिए, अलग अलग प्रेक्षण लिए, n प्रेक्षण लिए, जैसे A1 A2 A3। कोई भौतिक राशि है A जिसके n प्रेक्षण अपन ने लिए, A1 A2 A3 डैश डैश AN, n पाठ्यांक अपन ने उनके ले लिए। तो मापन की इस स्थिति में भौतिक राशि का शुद्ध मान अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सभी मापित मानों का माध्य मान निकाल के। जितने भी मान अपन ने प्रेक्षित किए A1 A2 A3 डैश डैश AN, इन सभी मापित मानों का अपन क्या निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। और इस माध्य मान को ही अपन शुद्धतम मान मान लेते हैं। हालांकि ये शुद्ध मान नहीं होता है, बट इट्स क्लोजर टू द रियल वैल्यू। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी नज़दीक होता है। ये माध्य मान क्या होता है, वास्तविक मान के काफ़ी नज़दीक होता है। इसको आप इस तरीके से, भाई सब जितनी भी राशियां हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, जितनी भी राशियां, राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या। n मापित मान थे, तो n जितने भी मापित मान थे उनको सबको जोड़ लिया, A1 + A2 + A3 इस तरीके से, और n का आपने भाग दे दिया। और इसको समेसन फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस यहाँ कर लूँ। यदि आप पीछे की क्लास को रिमाइंड करो तो मैंने क्या कहा था कि यदि विविक्त मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज़ का आपको सम करना है या योगफल करना है, तो उस सिचुएशन में मैथमेटिकली ये फंक्शन काम में लेते हो समेशन का। लेकिन यदि सतत मानों का आपको योगफल करना है, कंटिन्यूअस मानों का आपको योगफल करना है, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, समाकलन काम में लेते हैं। ये बात मेरी आपको समझाई हुई है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे मैंने समेशन यूज किया है। समेशन i = 1 to n a of i, क्योंकि a के साथ जो सब्सक्रिप्ट है ना वही चेंज हो रहा था, और 1/n इसको आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब थर्ड काइंड ऑफ एरर अपन ने पढ़ा था ग्रॉस एरर, स्थूल त्रुटियां, जो प्रेक्षक की असावधानी की वजह से उत्पन्न होती हैं।
क्या क्या एक प्रेक्षक असावधानियां कर सकता है। मतलब सबसे पहले पाठ्यांक लिखते समय, भाई पाठ्यांक आ रहा है 2.1 और लिखते समय कर दिया 2.2, तो पाठ्यांक लिखते समय भी त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक वो लिख सकता है। दूसरा, कैलकुलेशन करता है, किसी फॉर्मूले में मापित मानों को लगा के वो क्या करता है, गणना करता है, तो कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर सकता है, तो गणना संबंधी त्रुटियां हो जाएगा। तीसरा, बिना उपकरण को सही तरीके से समंजित किए यंत्र से पाठ्यांक ले रहा है, तो वो भी एक लापरवाही है। त्रुटि के कारणों को पता ही नहीं है कि किस वजह से त्रुटि उत्पन्न हो रही है, उन कारणों का ध्यान न रखते हुए भी यदि प्रेक्षण ले रहा है, तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं ये स्थूल त्रुटियां आपकी कहलाती हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एरर्स अपन ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बेस्ड है, नीट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, देख लेते हैं वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एरर्स क्या हैं आपके। सबसे पहले मैं बात करूंगा परम त्रुटि की। परम त्रुटि है जिसको अपन निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, इन पे बेस्ड नीट के अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे अपन वन बाय वन। देखो, सबसे पहले परम त्रुटि होती क्या है या निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, इसको अपन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रेक्षित मानों के अंतर को अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं, परम त्रुटि ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। जैसे किसी भौतिक राशि के बात करें तो कोई भौतिक राशि है a और इसके मापित मान है a1 a2 a3 डैश an, तो इनका वास्तविक मान के साथ अंतर क्या कहलाएगा, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अपन कैलकुलेट करें, इनका माध्य निकाल सकते हैं। माध्य मान को, अब वास्तविक मान अपने पास नहीं है तो अपन माध्य मान को ही क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान मान लेते हैं, तो इनका माध्य अपन कैलकुलेट कर लेंगे और माध्य मान से ही अपन अंतर निकाल लेंगे परम त्रुटि के रूप में। फॉर एग्जाम्पल आपने भौतिक राशि एक की बात की है तो उसी के रिगार्डिंग अपन उसी तरीके से बात करते हैं। देखो, यहां एक भौतिक राशि की बात कर रहा हूं एक की, तो आपको अलग अलग मेजरमेंट वैल्यूज एक की दे रखी है, a1 a2 a3 डैश an, आपने अलग अलग मेजरमेंट वैल्यूज प्रेक्षित मान है आपके पास। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो वास्तविक मान आपके पास नहीं है तो इन सबका माध्य मान ज्ञात कर लो, और इस माध्य मान को आप a सबस्क्रिप्ट ऑफ m लिख सकते हो या फिर a का बार लिख सकते हो। ठीक है, कैसे परम त्रुटि का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेल a1 डेल a2 डेल a3, आपने क्या किया, देखो माध्य मान या वास्तविक मान का मापित मानों के साथ अंतर निकाला है, ये अंतर निकाल लिया, तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी परम त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है, या इनको निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर्स भी आप बोल सकते हो। ध्यान रखना, परम त्रुटि का मान, निरपेक्ष त्रुटि का मान धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन परम त्रुटि का परिमाण, परम त्रुटि का परिमाण है ना, जैसे परिमाण के रूप में मॉडुलस अपन यूज करते हैं, वो सदैव क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। चलो, ये हो गई आपकी परम त्रुटि। अब माध्य परम त्रुटि की बात करते हैं। माध्य परम त्रुटि क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, या इसको माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी अपन बोल सकते हैं। जितने भी मापित मानों से आपने परम त्रुटियां कैलकुलेट किए, निरपेक्ष त्रुटियां कैलकुलेट किए, इन सब का आप क्या कर सकते हो, अंकगणितीय माध्य, इन सब के परिमाण का अंकगणितीय माध्य आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको अपन क्या कहेंगे, माध्य परम त्रुटि। जो आपने डेल a1 डेल a2 डेल a3 डेल an अपन ने कैलकुलेट किया है, उन सब का परिमाण लीजिए और माध्य निकाल लीजिए। यही किया है, देखो यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर, देखो इसको आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि कह सकते हो या फिर माध्य परम त्रुटि कह सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसको भी समेशन फॉर्मेट में व्यक्त कर दिया है। 1/n कॉमन आ गया, सब में आगे निकाल दिया, समेशन i = 1 to n मीन वैल्यू ऑफ डेल ऑफ ai, मतलब परम त्रुटियों का सम कर रहे हो आप और n का भाग दे रहे हो। किसी राशि के मापन का वास्तविक मान आपका क्या कह सकते हो, इसके बेसिस पे कि किसी भी राशि का मापन का वास्तविक मान क्या होगा, a बराबर am प्लस माइनस डेल a। वास्तविक मान का मतलब है कि वास्तविक मान a प्लस
डेल ए और ए माइनस डेल ए के बीच में रहेगा। सही मान इन दोनों अमाउंट्स के बीच में ही रहेगा इस भौतिक राशि का। दूसरी जो है आपकी वो है आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर भी आप बोल सकते हो। और ये होता क्या है, माध्य परम त्रुटि और जो आपने माध्यम मान निकाला है इनका अनुपात ही आपेक्षिक त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि है। इसको आप भिन्नात्मक त्रुटि कह सकते हो। प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो प्रतिशत त्रुटि में कुछ नहीं करना है, इसको 100 से क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है। 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी ये प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, इनका वैल्यू कैसे इवेलुएट होता है एग्जाम्पल्स से समझते हैं। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसमें आपको क्या कह रखा है कि कांच के अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं। अपवर्तनांक के लिए म्यू सिंबल यूज करते हैं, म्यू इस तरीके से, ठीक है। तो भौतिक राशि का सिंबलिक अपन को यूज करना है, ठीक है। 1 2 3 4, चलो एग्जाम्पल से इन सबको समझना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है जिसमें कुछ मापित मान आपको दे रखे हैं 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 और 1.46। ये आपको 3 2 5 आपको मापित मान दे रखे हैं। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो औसत मान निकालना है, फिर परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, फिर अपेक्षित त्रुटि निकालनी है और इसके बाद आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो सबसे पहले तो औसत मान निकालो। इन पाँचों को जोड़ के आप क्या कर सकते हो, 5 का भाग दे सकते हो। ये आपका माध्यम मान आ गया है, ठीक है। इस माध्यम मान से आप परम त्रुटि कैसे निकालोगे, माध्यम मान का मापित मानों से अंतर ही तो होता है, तो इसको कैलकुलेट करो। देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। माध्यम मान आपका क्या है, माध्यमान आपका क्या है, देखो ये माध्यमान आपका सबको जोड़ के 5 का भाग दिया तो 1.50 निकल के आ गया। तो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि आपने निकाल ली, डेल म्यू 1, डेल म्यू 2, डेल म्यू 3, डेल म्यू 4, डेल म्यू 5। आपने 1.50 से मापित मानों को क्या कर दिया, अंतर निकाल लिया। ये अंतर निकाला है। कुछ वैल्यूज़ आपको नेगेटिव भी मिलेंगी, कुछ पॉजिटिव भी मिलेंगी और कुछ जीरो भी मिल सकती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, देखो कुछ वैल्यू नेगेटिव मिलेंगी, कुछ पॉजिटिव मिलेंगी। तो जब आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट करो तो आपको सबको ये माइनस प्लस का चिन्ह हटा देना है, केवल और केवल इनका परिमाण लेना है, क्योंकि परिमाणों का माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो देखो सबका परिमाण लिया है, यहाँ पे परिमाण लेके आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि आप निकाल सकते हो। क्या किया है, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, सब वैल्यूज़ को जोड़ के और 5 का भाग दे दिया है। तो आपका वैल्यू क्या निकल के आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि का 0.02, ठीक है। अब आपेक्षिक त्रुटि और रिलेटिव एरर की बात करें तो आपको क्या करना है, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि का माध्य मान के साथ अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। तो आपने क्या किया है, 0.02 में 1.50 का भाग दे दिया, तो ये आपका वैल्यू आ गया। प्रतिशत त्रुटि को निकालना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.3% आपकी क्या आ गई, प्रतिशत त्रुटि आ गई, परसेंटेज एरर आ गई, ठीक है। ऐसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। आपको क्या दे रखा है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला में स्थित एक मानक घड़ी से तुलना करके, प्रयोगशाला में कोई मानक घड़ी है उससे तुलना करके 2 घड़ियों की जांच की जा रही है। मानक घड़ी जब दोपहर के 12 बज रहे हैं ना, स्टैंडर्ड वॉच के अंदर, मानक घड़ी के अंदर, तो इन 2 घड़ियों के पाठ्यांक अलग अलग दिन पे अलग अलग नोट किए हुए। देखो ये घड़ी 1 के लिए, ये घड़ी 2 के लिए। सोमवार को ये जब मानक घड़ी में 12 बज रहे हैं तो सोमवार को ये टाइम है, मंगलवार को ये टाइम है, बुधवार को ये है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अलग अलग दिनों पर टाइम नोट किया गया है, ठीक है। घड़ी 1 के लिए भी नोट किया गया है और घड़ी 2 के लिए भी नोट किया हो। तो ये कह क्या रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आप कोई प्रयोग कर रहे हैं तो जिसके लिए आपको परिशुद्ध समय अंतराल के मापन की आवश्यकता है, तो इनमें से कौन सी घड़ी को आप वरीयता देंगे, कौन सी घड़ी आप चुनेंगे और क्यों। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कॉमन सी बात है। देखो आपने जब स्टैंडर्ड घड़ी के अंदर 12 बज रहे हैं, फिक्स 12 बज रहे हैं, तो 7 दिनों तक 2 घड़ियों के टाइमिंग को देखा तो दोनों घड़ियों में समय में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो उतार चढ़ाव को देखो, आप जब उतार चढ़ाव को देखोगे तो यहाँ पे देखो
सबसे कम समय क्या आ रहा है 11:59 और 8 सेकेंड, और सबसे ऊपर का समय क्या आ रहा है 12:01, 12:01 और 50 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम गेन हो रहा है, टोटल घड़ी एक के लिए बात करेंगे ना तो लगभग आप 12:01 से 11:59 माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा लगभग 169 सेकेंड्स परिसर, सॉरी 162 सेकेंड्स का परिसर आपको प्राप्त होगा। घड़ी एक के प्रेक्षणों में अंतर का परिसर क्या प्राप्त होगा 162 सेकेंड प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 162 सेकेंड प्राप्त होगा, 162 सेकेंड। जबकि घड़ी दो की बात करेंगे ना तो प्रेक्षणों में अंतर का परिसर है ना वो केवल 31 सेकेंड प्राप्त होगा, केवल 31 सेकेंड प्राप्त होगा। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 10 बजे का टाइम लगभग बता रहा है, यहाँ पे 12 बजे का टाइम बता रहा है, ये शून्यांक की एरर होती है। तो शून्यांक की एरर को इतना तवज्जो अपन नहीं देते हैं, जो जीरो अर्थ एरर है ना इसको अपन इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि शून्यांक की एरर को तो अपन टाइम को घड़ी को आगे पीछे करके कभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन घड़ी तेज दौड़ रही है घड़ी धीमे दौड़ रही है उसको अपन सुधार नहीं सकते हैं। तो शून्यांक की त्रुटि यहाँ पे ज़्यादा है, घड़ी दो में शून्यांक की त्रुटि ज़्यादा है घड़ी एक के कंपैरिजन में। लेकिन घड़ी एक के अंदर क्या है, घड़ी कभी बहुत तेज चल रही है कभी बहुत धीरे चल रही है, ये प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे जो परिसर है ना वो कम है, यहाँ पे 162 सेकेंड का परिसर है और यहाँ पे लगभग 31 सेकेंड का परिसर है घड़ी दो में। तो अपन घड़ी दो को ही वरीयता देंगे, क्योंकि शून्यांक की त्रुटि को तो आप घड़ी को आगे पीछे करके दूर कर सकते हो, लेकिन घड़ी तेज दौड़ रही है धीरे दौड़ रही है इसको आप सुधार नहीं सकते हो, तो आप घड़ी दो को वरीयता दोगे। शून्यांक की त्रुटि के कंपैरिजन में समय का परिसर कम रहना चाहिए, आगे पीछे जो घड़ी हो रही है ना वो कम रहना चाहिए, तो घड़ी दो को अपन क्या देंगे वरीयता देंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जिसको अपन डिस्कस करेंगे। आपको एक सरल लोलक का दोलन काल है, उसके मेजरमेंट्स दे रखे हैं, मापित मान दे रखे हैं। कुछ मापित मान है, ये 2, 3, 4 और 5 मापित मान है। यहाँ पे भी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड है, 2.71 सेकेंड है और 2.80 सेकेंड है। देखो यहाँ पे निरपेक्ष शब्द काम में लिए, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब परम त्रुटि से ही है, फिर सापेक्ष त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर, और फिर प्रतिशत त्रुटि, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले माध्यमान निकालो, आवर्तकाल टी से डिनोट करते हैं, तो टी का माध्यमान अपन ने निकाल लिया, सबको जोड़ के 5 का भाग दे दिया, 5 ही तो थी, तो 2.62 सेकेंड निकल के आ गई। निरपेक्ष त्रुटियां कैलकुलेट करो, तो निरपेक्ष त्रुटियां आप कैसे कैलकुलेट करोगे, निरपेक्ष त्रुटि कैसे कैलकुलेट करोगे, माध्यमान का मापित मानों के साथ अंतर निकालना है, तो अंतर निकाला डेल T1 डेल T2 डेल T3 डेल T4 डेल T5, इस तरीके से माइनस में भी आएंगी वैल्यूज और प्लस में भी आएंगी वैल्यूज, इससे नहीं घबराना है। जब आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि को कैलकुलेट करोगे तो सबका परिमाण आपको लेना है, माइनस प्लस चिन्ह को हटा देना है और n का भाग दे देना है। तो आपका देखो यही किया है, सबको जोड़ के n का भाग दे दिया, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या निकल के आ गई 0.108 सेकेंड, ठीक है, जिसको आप 0.11 सेकेंड कह सकते हो। अब बात करें आपेक्षिक त्रुटि की, तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालोगे, आपेक्षिक त्रुटि को कैसे निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्यमान का अंतर, सॉरी अनुपात, इस तरीके से आप निकालोगे। तो ये क्या आएगा 0.04, यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि आप निकालोगे तो 100 से गुणा कर दो तो 4% आ जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि के पदों में इसको आवर्तकाल को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड, ठीक है। और प्रतिशत त्रुटि के पदों में आप इसको कैसे लिखोगे, t बराबर 2.62 प्लस माइनस 4 सेकेंड, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, यहीं पे मैं अपनी क्लास को फिनिश करता हूँ। थैंक यू।